नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस अभी से प्रत्याशियों के चयन पर फोकस करने में जुट गई है, तो बीजेपी ने भी मिशन 2022 के लिए यूपी की एक एक सीट पर सर्वे कराने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू की है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का बायोडाटा मांगा है। पार्टी हर सीट पर 3 या 4 दावेदारों की लिस्ट तैयार करना चाहती है, जिसके बाद उनमें से एक को चुना जाएगा। इस बार पार्टी आखिरी मौके पर टिकट बंटवारे के बजाय कुछ महीने पहले से ही टिकट फाइनल कर देने वाली है, ताकि कैंडिडेट्स को चुनाव की तैयारी का पूरा मौका मिले। साथ ही पार्टी युवा प्रत्याशियों को तवज्जो देने वाली है। वहीं प्रियंका गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों से जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाले नेताओं की लिस्ट मांग ली है। 4 संभावित प्रत्याशियों के नाम भी मांगे जो जिताऊ उम्मीदवार हों। उधर बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर प्लान तैयार किया है। बीजेपी सभी सीटों पर बूथ कमेटियां बनाएगी। ये बूथ कमेटियां विधायक के बीते 5 साल में हुए कामकाज को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर विधायक को टिकट देना है या काटना है, इसका फैसला पार्टी की ओर से किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और तमाम मेहमानों से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा का टिकट कैसे मिलने वाला है 2022 में। तमाम पार्टियों को क्या यहां पर रणनीति है, क्या यहां पर पैमाने तय किए गए हैं, किस तरह की शर्तें तमाम पार्टियों की होने वाली हैं, तो 2022 में किसको मिलेगा विधानसभा टिकट, आज ये मुद्दा रहने वाला है। सपा का प्लान क्या है? सपा के मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को बायोडाटा उनका मांगा गया है। यह जांचा जाएगा कि क्या वो पार्टी की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हर सीट पर 3 या 4 दावेदारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। साथ ही कुछ महीने पहले ही टिकट फाइनल कर दिया जाएगा। यह साफ हो चुका है कि पहले से ही चेहरे साफ हो जाएंगे, ताकि तैयारी का अच्छा मौका उम्मीदवारों को मिल जाए। और पार्टी युवा प्रत्याशियों को यहां पर ज्यादा तवज्जो देने वाली है। उनमें ऊर्जा होती है, वो ठीक से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और 30 से 45 साल के बीच ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए इस बार समाजवादी पार्टी में दिखाई देंगे। साथ ही कांग्रेस की रणनीति क्या है? 4 जिताऊ संभावित कैंडिडेट्स के नाम मांगे गए हैं जो चुनावों को जीत सकते हैं। चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे नेताओं की लिस्ट मांगी गई है। जो भी विपक्ष में भी खड़े होंगे उनकी भी लिस्ट अब यहां पर मांगी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले नेताओं के नाम मांगे गए हैं, जिनकी लोगों के बीच में अच्छी पैठ हो, उनके नामों को मांगा गया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी गई है, जो जमीन से लगातार जुड़े हुए थे, जनता से कनेक्ट थे और मजबूत निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट भी मांगी गई है, जो अच्छा रसूख रखते हैं, जनता जिनको जिता सकती है, उनका लिस्ट भी यहां पर तलब किया गया है। और आपको बताएं कि बीजेपी का मिशन क्या है। यूपी की सभी सीटों पर बूथ कमेटियां बनाई जाएंगी, ताकि लोगों को अच्छे से कनेक्ट किया जा सके। साथ में बूथ कमेटियां विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करेंगी, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। कामकाज की रिपोर्ट सही होने पर ही टिकट दिया जाएगा, अन्यथा टिकट अब की बार कट जाएगा। 5 सालों में जिस तरह का काम किया है उसके आधार पर ही टिकट मिलने वाला, और कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नए चेहरों पर भी दांव आजमाया जा सकता है और यूपी की एक एक सीट पर सर्वे कराया जाएगा। यह बिल्कुल तय हो चुका है, यूपी ने ऐलान कर दिया है। यूपी की सभी सीटों पर बूथ कमेटियां बनाई जाएंगी। तो यह बीजेपी का मिशन 2022 है, जिस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। जगह जगह मंथन हो रहा है और रणनीति भी तैयार हो रही है। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहां पर जुड़े होंगे, उनसे हम सभी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से रणनीति तैयार है और टिकट कैसे मिलेगा। क्योंकि तमाम उम्मीदवारों के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस पार्टी से टिकट लिया जाए, कौन सी पार्टी इस बार अपना पलड़ा भारी रखने वाली है। यहां पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं उनसे एक बार रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ सुश्री विश्वास हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से अब सपा ने भी ऐलान कर दिया है, बसपा ने भी ऐलान कर दिया और कांग्रेस ने भी अपने धीरे धीरे पत्तों को साफ करना शुरू किया है, आपकी रणनीति क्या है? रिपोर्ट कार्ड पर आप पूरी तरह से बेस्ड रहने वाले हैं, या आप भी उन नेताओं को तवज्जो कहीं ना कहीं देंगे जिनका रसूख क्षेत्र में अच्छा हो? भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से थोड़ा भिन्न है। हमारे यहाँ वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से टिकट वितरण होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ सबसे पहले जो चर्चा की जाती है बूथ कमेटी से चर्चा की जाती है। उसके बाद मंडल अध्यक्ष जिले के पदाधिकारी जा करके एक सर्वे करते हैं। सर्वे के आधार पर एक टेंटेटिव सूची बन जाती है। फिर उस सूची को प्रदेश में दिया जाता है।
3-4 नामों की जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनको प्रदेश में भेज दिया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। जब उन पर चर्चा करके एक नाम तय हो जाता है तो वो प्रत्याशी नगण्य हो जाता है। फिर पूरी पार्टी ईमानदारी से प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाती है। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है कोई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है या कोई है उसने नाम घोषित कर दिया कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना। हमारे यहाँ इस तरीके की परंपरा नहीं है, न प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता सच्चे मन से विचारधारा को स्वीकार करता होता है, भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांत को समझे होता है और जो वास्तव में समाज के निचले तबके वर्ग में लगातार जो संघर्ष कर रहा होता है उसकी सूची में नाम होता है, तो लगातार उसके जो समाज में बना रहता है उसका सूची में नाम होता है और उसी आधार पर हमारे यहाँ चयन किया जाता है प्रत्याशियों का। बिल्कुल। तो मतलब रिपोर्ट कार्ड के बाद आप यहाँ पर इस चीज पर जरूर कहीं ना कहीं ध्यान देंगे कि अगर जनता से कनेक्टिविटी किसी भी नेता की अच्छी है तो उसको भी आप लोग तवज्जो देने वाले हैं। निश्चित रूप से नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पूरी पार्टी समाज में हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कोई एक प्रत्याशी रहता है। हमारे यहाँ वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सांसद विधायक समाज में हमेशा बने रहते हैं। हमारे यहाँ सरकार की सरकार जो होती है वो सेवा का माध्यम है और संगठन जो है वो समाज में बना रहता है, वो सेवा करता रहता है। हम लोग निरंतर 24/7 समाज में ही रहते हैं। अब विषय ये है किस आधार से जो हमारी पार्टी जो है वो चयन करती है। हमारे यहाँ कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। जब प्रत्याशी का चयन हो जाता है ये पार्टी पूरी मैदान में आ जाती है, ईमानदारी से वो उसको चुनाव। प्रत्याशी तो देखिए चुनाव लड़ता ही है ना। अगर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता तो फिर रिपोर्ट कार्ड फिर आप क्यों मांगते सबका? फिर तो पार्टी का ही है कि जो है कॉमन रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है ना। नहीं ठीक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका कहना सही है। हम लोग सर्वे जैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराते हैं। सर्वे का वो लगातार हम लोगों का संपर्क रहता है और लगभग टेंटेटिव सूची हम लोगों के दिमाग में रहती है कि कौन सी लोकसभा कौन सी विधानसभा में संभावित प्रत्याशी संगठन के हैं, उसी आधार पर चयन कर लिया जाता है। हमारे यहाँ लगातार 5 वर्ष से ये काम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जब चुनाव आता है तो हम लोग सोचते हुए जागते हैं, किसी प्रत्याशी ढूंढते हैं। हमारे यहाँ लगातार कार्यकर्ता सड़कों पर रहता है, वो उसके आधार पर चयन होता रहता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं होती है कि हमको जो प्रत्याशी ढूंढना पड़े। टेंटेटिव सूची जो पहले से तैयार होती है और उसी आधार पर हम एक प्रत्याशी दे देते हैं। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट की है कि जो 30 से 45 साल के बीच के युवा होंगे उनको अब की बार हम तवज्जो देने वाले हैं। उनमें ऊर्जा अच्छी होती है, वो लोगों को ठीक से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो समाजवादी पार्टी में एक बात और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, आपके पास ऐसे तमाम नेता हैं जिनका रसूख अच्छा होता है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो धनबल के आधार पे हो, बाहुबल के आधार पे हो, चाहे जनता के बीच पैठ को लेकर भी। मैं जनता के बीच पैठ को लेकर भी इसलिए बोलूंगा क्योंकि समाजवादी तमाम ऐसे नेता हैं जो कि जनता से ठीक से जुड़े हुए होते हैं। क्या पैमाना होने वाला है कि अगर कोई आपको इस वक्त पूरे देश में जैसे देख रहा हो, वो क्या मान के चले कि अगर टिकट समाजवादी पार्टी से चाहिए तो हमको ये कसौटी पर खरा उतरना ही होगा? आलोक जी, समाजवादी पार्टी में सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी ऐसे ही प्रत्याशियों का चयन करती है और प्रत्याशी के साथ मिल करके पूरा संगठन, हमारे आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो अभी तक कार्य हैं उन्होंने किए हैं पिछले गवर्नमेंट में, उनका प्रचार प्रसार करते हुए जनता से कैसे कनेक्ट होता है, वह जनता के बीच में कितना समय उसने अपना दिया हुआ है। कोरोना काल अभी जो बीता है, किस तरीके से पूरा प्रदेश बदहाल परेशान सा था, उस स्थितियों में वह प्रत्याशी किस तरीके से जनता के बीच में जा करके उनके सुख दुख का भागीदार रहा है, इन सब चीजों का को हमारी समाजवादी पार्टी में देखा जाता है। अभी आप पूछ रहे थे, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं वो सही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी प्रत्याशी नहीं देखा जाता है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो झूठ फरेब और जो है बिखराव कटुता का एक संगठन है, जिसको फैलाना इनका काम है। इसको फैलाने में इनके बूथ कमेटी की जो भी और भी कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम होता है कि आप उनके इस झूठ फरेब कटुता को किस तरीके से आप फैला सकते हैं, उस बिहाफ पे जब वो चुनाव लड़ते हैं उनका कोई एजेंडा तो होता नहीं है, कोई विजन तो होता नहीं है, कोई विकास का कार्य ऐसा तो 5 साल में उन्होंने किया नहीं है जो जनता के बीच में जाकर के बताएंगे। इसलिए वो उनकी एक टीम बनी होती है
जो इस तरह के चीजों को प्रचारित करती है, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है और कभी कभी सफल भी हो जाती है, जिस तरीके से पिछले चुनाव में वो सफल हुई थी। तो उनका एजेंडा वो है कि देश में कितना कटुता पैदा कर दी जाए, कितना जो है लोगों के बीच में खाई पैदा कर दी जाए, उन्हीं सब चीजों को बेस बना करके भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमेशा यह देखा जाता है कि वह जनता के बीच में कितना कनेक्ट रहा है, वह समय आने पर जनता के लिए किस तरह से खड़े रह सकता है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ वह कितना सक्रिय रहेगा, इन सब चीजों को देख करके हमारे यहाँ टिकट दिया जाता है। हमारे साथ सुश्री विश्वास भी हैं। जिस तरह से कांग्रेस में अब एक नई रणनीति बनाई गई है कि आपने पूर्व से आपने अब की बार शुरू किया है, 15 जिलाध्यक्षों से बैठक की गई, उनको साफ तौर पर कहा गया कि कम से कम 4 ऐसे उम्मीदवारों के हमको नाम चाहिए हर एक विधानसभा से जो कि चुनाव को जीत सकते हैं। पूर्वांचल पर विशेष आपका फोकस है, मतलब आप अकेले दम पर इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन कैसे आप करेंगे, कि कैसे आप ये जान पाएंगे कि इस उम्मीदवार के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अभी तो ये यूपी कोविड हेल्प डेस्क जो चल रहा है और इस महामारी के दौरान जो बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया है, इसके अलावा भी राष्ट्रीय नेतृत्व की ये लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि बीजेपी की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है और उन्होंने बूथ कमेटी से शुरू किया। मुझे तो लगता है उन्हें पन्ना प्रमुख से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने कहा उसकी प्रक्रिया उनके बिल्कुल विपरीत है। एन मौके किन दलों के लोगों को तोड़ कर लाना है, किनको खरीद के लाना है, किनको भय दिखाकर लाना है, किसकी जांचों को कहां से निकालना है और फिर कैसे उसको वैमनस्यता में परिवर्तित करके अपने समीकरणों को सेट करना है। तो चुनाव के पहले भी उनकी कंपनी काम करती है और चुनाव के बाद भी उनकी कंपनी काम करती है। उनके अगर ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की बात करें, जैसा कि उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक बराबर हमें संभावित प्रत्याशी, तो आप धरातल पर, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगी क्योंकि पार्टी में तमाम तरह के काम होते हैं, लेकिन एक्चुअली तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं और फिर जब मुख्यमंत्री बनना होता है तो लोहिया में एडमिट हो जाते हैं। तो जो कार्य करने की प्रणाली है, टिकट बांटने की प्रणाली है, भाई स्वयं सेवक संघ एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, मगर वो आज जितने भी गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब उसके मूल रूप से प्रचारक हैं। उसी का अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति। 1936 में वो भी बना, उसमें भी बहुत महिलाएं हैं। एक भी महिला नीति निर्धारण में नहीं है, एक भी महिला पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। तो सेविका समिति जो है वो सेविकाएं बनाने के लिए है। जब आपको टिकट देना हो तो फिर आप अभिनेत्री ढूंढेंगे, वो मालिनी कहाँ है तो कौन कहाँ है। तो मैं तो महिलाओं की हिस्सेदारी को, युवाओं की हिस्सेदारी से भी बढ़ाकर कहना चाहूंगी कि सभी दलों को उन्हें भी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मतलब आपका ये बात है, हाँ, तो मतलब आपका ये है अब की बार की युवाओं के ऊपर भरोसा आप इस बार करने वाली हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि संगठन पर लगातार जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस ने संगठन पर काम उतना किया ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर आपने लगातार काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन किस तरह से मजबूत होना चाहिए, इस पर आपने काम नहीं किया है। नहीं, ऐसा कहना उनका गलत है। देखिए, सत्ता पक्ष की राजनीतिक दुकानदारी ही कांग्रेस की आलोचना पर निर्भर है। वो उनके प्रधानमंत्री हो या उनके मुख्य प्रवक्ता मिस्टर पात्रा, 24 घंटे 12 महीने 7 दिन करोड़ों रुपए आईटी सेल पर वो इस बात पर खर्चा करते हैं कि हमने 70 साल में कुछ नहीं किया और 7 साल में जो बेच रहे हैं वो सब हमारी उपलब्धियां हैं। तो हम जिस तरह जनता के विषयों को लेकर आगे बढ़े थे, तो हमारा उद्देश्य पुनः वही होगा। और हमने केंद्र में क्या किया वो तो छोड़ दीजिए, प्रदेश में हजारों मजदूर सड़कों पे चल रहा था, 1000 बसें मुहाने पर हमने खड़ी की थी, जिसके ये कागज चेक कर रहे थे। और जब विधायक खरीदने होते हैं तब कागज नहीं चेक करते हैं। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, कॉन्सेंट्रेटर्स हो, इसके थोड़ा पहले की बात करें, टनों अनाज भेजा गया, चाहे अमेठी चाहे रायबरेली, इवन हल्दी, तेल, मसाले, साबुन, डेटॉल, सैनिटाइजर, तमाम 15,000 लीटर तो सिर्फ रायबरेली में सैनिटाइजर भेजा गया मास सैनिटाइजेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम काम बराबर कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी की जो काम करने की प्रक्रिया है कि 100 रुपए का काम करते हैं और 10,000 रुपए का ऐड करते हैं। ये कुछ खास लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, कुछ लोगों को अपनी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे और उसके 5 गुना बढ़ा के उसका ऐड करेंगे और मुख्यतः कॉर्पोरेट वालों का काम करेंगे। और इसका लोन माफ करेंगे, उसमें भी अपना टका सेट करेंगे।
जो पैसा लेंगे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेंगे, जो और विदेशियों को भागने में लोगों को आर्थिक भगोड़ों को मदद करेंगे उनसे भी पार्टी फंड में चंदा लेंगे। तो उनकी तो प्रक्रिया ही अलग है, उनकी देश की प्रक्रिया हमारी देश निर्माण की प्रक्रिया है। हम जिस तरह से हमेशा लड़ते आए हैं, देखिए अर्थव्यवस्था की दुर्गति आप देख रहे हैं, बेरोजगारी 45 सालों में ऐतिहासिक है, लघु मध्यम उद्योगों की कमर टूट। विपिन जी आपको यहाँ पर कुछ उत्तर देना चाहते हैं। विपिन जी, इन्वेस्टर समिट के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया गया, तो ये एडवर्टाइजिंग के अलावा प्रदेश में कुछ नहीं। और कोरोना हैंडलिंग में टीम 11 को लगाया गया और लोग जिस तरह भटके हैं, और उसके बाद देशरम सरकार 168 लोगों का डेटा देके 8000 क्रिमेटोरियम्स कह रहे हैं मृत्यु हुई, लोग भटकते रहे, पद्मश्री योगेश प्रवीण समेत। ठीक है, ठीक है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विपिन जी, आप अपनी बात यहाँ पर कुछ रखना चाहते थे, बोलिए। देखिए, मैं आग्रह करूंगा कि मैंने सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुना, बड़े ध्यान से सुना मैंने, सबको अपना हक है, अपने विचार रखें। देखिए, मैं 2 बातें बोलना चाहता हूं शुरुआत में कि सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर 2022 का जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसकी बहुत अहमियत है यहाँ पर, क्योंकि वो निश्चित बात है कि वो एक सेमीफाइनल की तरह होगा, जो बड़ा वाला चुनाव होगा 2024 में लोकसभा का। तो यहाँ पर हर कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी कोशिश करना चाहेगा, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए कि यहाँ पर जनता जनार्दन होती है और ये पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है कि कौन सही मामले में ग्राउंड जीरो पे काम करता है, कौन छलावा करता है, कौन सिर्फ महज जुबान सिर्फ एक तरह से जिसे अंग्रेजी में लिप सर्विस कहते हैं, कि क्योंकि यहाँ पर कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। और यहाँ पर इन सब चीजों का जब चुनाव में, लोकतंत्र के महापर्व में जिनको चुनाव कहते हैं, जब उसमें एक आम आदमी अपनी भूमिका निभाता है, वो जाता है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि कौन सा राजनीतिक दल और कौन से नेता उनके समक्ष जब आते हैं तो वहां पर वो विकास की बात करते हैं, वो रोड मैप लेके आते हैं, वो ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, आरोप प्रत्यारोप में आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की अहमियत किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी वहां विधानसभा की सीटें हैं, कैसे वहां पर हर कोई राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ता, और उसकी क्या 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 अहमियत रही है हिंदुस्तान की राजनीति में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये निश्चित बात है कि यहाँ पर रणनीति हर कोई चाहेगा, जैसे मैंने कहा कि हर कोई प्रयास करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, तो हर कोई अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहेगा। जैसे अगर भाजपा की बात से शुरुआत करें कि भाजपा इस बारी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड की बात करी, जो कि बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जनता में एक अच्छा संदेश जाता है कि जब आप ये जो आपके जो अभी मौजूदा जो विधायक हैं या नए उम्मीदवार आप सोच रहे हैं उनका चयन करेंगे, तो उसको आप एक पूरा प्रोसेस के प्रक्रिया के थ्रू आप उसको उनका चयन करें, तभी वो जनता को संदेश अच्छा जाता है कि आपने जिन्होंने काम करा है सही मामले में और जिससे जनता संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है जनता जिससे संतुष्ट हो कि उसी का चयन होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पर भी आप मेरिट को नजरअंदाज करके और वहां पर आप अपना कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, तो ये एक गलत बात होती है। और उसके बाद कांग्रेस ने जो अपनी कमर कस ली है, वो भी अच्छा एक संकेत देता है कि कांग्रेस अब हल्के में नहीं, पश्चिम बंगाल में हमने देखा वहां पर सही मायने में, देखिए मेरी बात जरूर थोड़ी खराब लगेगी, लेकिन असल मायने में तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी और भाजपा थे, वहां पर वामपंथी दलों की बात करें, वाम दलों की बात करें या कांग्रेस, तो क्या वो था, वहां पर तो एक तरफा वो मुकाबला हुआ, वहां पर की टीएमसी मैदान में दिखते थे और भाजपा दिखते थे। और बहुत आसान होता है कहना कि कोरोना काल में देखिए यहाँ पर इन लोगों को चुनावों की पड़ी थी, हम लोगों ने तो अपनी रैलियां रद्द कर दी। तो यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय जैसे एक मेरे से पहले किसी एक प्रवक्ता ने बोला, यहाँ पर बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जहां पर जिन्होंने कोरोना काल में इस महामारी के दौर में जो काम कराया जनता के बीच जाकर, उनको ये सुनिश्चित करने में अपना समय लगाया कि वो कैसे महफूज रहें, कैसे सुरक्षित रहें, उनको जो बुनियादी चीजें चाहिए वो उनको मुहैया कराई दी जाए, तो ये बड़ा अच्छा संदेश आता है। जनता उसी को आगे स्वीकार करेंगी और उन्हीं पे अपना भरोसा जताएंगी, क्योंकि जो आड़े समय पे, विपदा के समय जो उनके साथ खड़ा था, उन्हीं को वो अपना बेशकीमती वोट डालेंगे। और यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कोरोना किसी की देन नहीं है, दो चीजों से बचना चाहिए। जो पहले जो भाजपा कहते थे, मैं उनकी बात को भी विरोध करूंगा कि वो बोलते थे नहीं ये कांग्रेस नहीं, ये सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और उसी तरह से कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ती नहीं है, वो बोलते हैं नहीं ये स्ट्रेन देखिए नए नए जो आ रहे हैं ये मोदी की देन, मोदी स्ट्रेन है, मोदी वेरिएंट है। तो ये जनता जनार्दन होती है, वो जनता सब समझती है कि कौन राजनीति सिर्फ कर रहा है, कौन
सियासी रोटियां सेक रहा है। तो यहाँ पर अभी जो बोलना, देखिए संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है कि हर कोई चाहेगा, जैसे भाजपा ने एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ लेवल पर आके आपने तवज्जो देनी शुरू करी। वही कांग्रेस ने भी देखिए बड़ी अच्छे तरीके से, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा खुद उन्होंने हर बात की वो सुध ले रही हैं, हर एक से, पार्टी वर्कर से, कार्यकर्ता से वो खुद संपर्क साधे बैठी हैं और वो ये सुनिश्चित करने लगे कि कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारे। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये महज, मतलब विपिन जी आपकी बातों से यहाँ पर एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर आप उसको निष्कर्ष निकालिए। देखिए कि पिछले हमने देखा अभी जो चुनाव संपन्न हुए बंगाल में, और भी बाकी राज्यों में थे, और अभी जो अगले साल चुनाव के होंगे वहां पर भी कुल 5 राज्यों में होंगे। लेकिन जैसे देखा कि सारा ध्यान केंद्रित हो गया सिर्फ पश्चिम बंगाल की तरफ, उसी तरह से सारा ध्यान केंद्रित होगा उत्तर प्रदेश की तरफ, जो कि होना नहीं चाहिए। और भी राज्य हैं, उनकी अपनी अलग अहमियत है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इस समय तवज्जो मिलनी चाहिए विकास को, क्योंकि अगर आप 2017 का चुनाव लें विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड उभर के आया। वो था कि जब लोगों ने जाति, धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट डाला विकास को, तो लोग उसी को, अब ये समझना चाहिए सब राजनीतिक दलों को और वरिष्ठ नेताओं को कि यहाँ पर अपना वोट एक आम आदमी उसी को डालेगा जो विकास की बात करता है। ये चीजों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लेगा और जो वो उसको अमल करने का माता रखता है, उसी को लोग स्वीकार करें। विनय जी, आपने जो यहाँ पर ये विश्लेषण किया, उससे एक चीज कहीं ना कहीं ये भी संकेत में आ रही है कि सभी पार्टियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना काल में अगर किसी कार्यकर्ता ने या किसी जनप्रतिनिधि ने क्षेत्र में अच्छा काम किया तो उसको भी प्राथमिकता टिकट देते समय देना चाहिए इस बार। निश्चित बात है, बिल्कुल निश्चित बात है। उन्हीं को लोग सर माथे लेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, और उनको जो है, क्योंकि देखिए आड़े वक्त पे, कि जैसे कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये पुरानी कहावत है कि जो मित्र जो आड़े वक्त पे काम आया या विपदा के समय काम आया, उसी को लोग असली माने में एक मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर मित्र कौन हुआ? कि मित्र वो हुआ कि जो साथी वो हुआ कि जिसने ऐसे वक्त पे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का तो कोई उपचार था ही नहीं, जब ये निश्चित बात है कि दूसरी जो लहर आई, वो सुनामी जो बन के आई, तो वहां पर टीके का इजाज हो गया था। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना था कि उसने जो कहर ढाया है पहले के मुकाबले, 2020 के मुकाबले 2021 का, तो और भयावह स्थिति हो गई थी। तो ऐसे वक्त में जो बिल्कुल साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के, तो ऐसे ही योद्धाओं को लोग स्वीकार करेंगे। और इन्हीं को, मेरे को लगता है, जैसे युवाओं की बात चल रही है कि युवाओं को तवज्जो मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो ऐसे लोग जो महान योद्धाओं, क्योंकि हमने देखा ताली थाली का भी उपास उड़ाया गया, तो ताली थाली तो असल मायने में उन लोगों के लिए बजाई गई थी जो महान कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स और पुलिस कर्मी, उनके लिए बजाई गई थी। तो ऐसे और भी तमाम योद्धा है मीडिया कर्मियों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए, जो बिल्कुल वो लगे रहे कि जो सरकार की नीतियां आई हैं, घोषणाएं हो रही हैं, वो पुल का काम करें कि जनता तक जो संदेश पहुंचाने। तो यहाँ पर ये जो लोग ऐसे वक्त पे, आड़े वक्त पे जो लगे रहे योद्धा, उनको भी अगर तवज्जो मिले तो मुझे लगता है बहुत अच्छा संदेश जाएगा जी राजनीतिक दलों की तरफ से एक आम आदमी को। बिल्कुल, तो ये बहुत सही आपने यहाँ पर बात बोली कि अगर कोरोना काल में किसी ने अच्छा काम किया तो उसको तवज्जो यहाँ पर देनी चाहिए। विनय जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे जब विपिन जी अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात को कह सकते हैं। जी जी, आलोक जी, जतिन जी ने जो कहा है ना, सही कहा है कि कोरोना काल में एक ऐसा समय था हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, कह लीजिए कि वह समय ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि फिर इस तरह का दोबारा ना आए। कोरोना काल में जिन लोगों ने जनता के बीच में जाकर के लोगों की मदद, आज जब हम पीछे थोड़ा सा जाते हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब आइसोलेट थे, उसके बाद जब आइसोलेशन से निकल करके तुरंत आए और आइसोलेशन में उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे प्रदेश में मौसम गुलाबी है और क्या कहते हैं, दवा भी है, बेड भी है, और ये सारी चीजें उन्होंने कहा। लोग झूठ बोलते हैं, तो इन्होंने, लगता नहीं है कि जो कोरोना से लोग आज हमारा प्रदेश जूझ रहा है उसके साथ कितना घिनौना मजाक किया था। जो ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि बेटियां अपने बाप को कंधा दे रही थी, कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा था। बच्चे अपने बाप के जिंदगी की भीख के लिए डॉक्टर के आगे घुटनों पे खड़े होकर के जिंदगी की भीख मांग रहे थे। उस समय में, इस विषम परिस्थितियों में, अगर कोई मुख्यमंत्री आकर के हमारे गले पर नमक छिड़कता है तो ये कैसा प्रतीत होता है। ये खुद ही आपने कहा ही है कि कोरोना काल में जिसने मदद की। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में न कभी प्रत्याशियों की कोई वजूद थी, न जीतने के बाद विधायकों की का कोई वजूद होता। अगर वजूद होता
तो सरकार के खिलाफ 200 विधायक विरोध में नहीं खड़े हो जाते, क्योंकि उनका कार्य करने का एक एजेंडा दूसरा है, उनका तरीका ही दूसरा है। अगर ज्यादा आप बोलोगे, अगर पार्टी के खिलाफ आप पार्टी के खिलाफ जाकर के आप ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको आडवाणी जी बना दिया जाएगा। ये इनका अपना जो है, जैसे आडवाणी जी को एकांतवास में भेज दिया तो वहां पर कोई खुल करके बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी से कोई कार्यकर्ता कभी भी चाहता है मिलना तो जा करके मिल सकता है, जा करके बात कर सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब लोगों की बातें सुनते हैं, सारे लोगों को एक साथ बिठा करके, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन सबकी बातें सुनते हैं, सबके दर्द को सुनते हैं, सबके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बताए गए जो भी क्षेत्र में किसी जिले में कोई कमियां रहती है तो उसको प्रयास करते हैं कि उसको खत्म किया जाए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि लखीमपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेचारा बेड के लिए जो है तड़प रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी निकल करके आया नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन करके उसको लोहिया अस्पताल में ले आकर के एडमिट कराया। तो कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर संपर्क जो है बनाए रखे थे कि किसको कहाँ मदद। जैसे कि पिछले पहली लहर जब चली थी तो आपने देखा होगा जो चलते हुए मजदूर आ रहे थे जिनका देहांत हो गया, सबको घर जा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जा करके 1-1 लाख रुपया तब तक त्वरित जो है उनको जो है मदद करने का प्रयास किया था। तो ये स्थितियां हैं कि आप जो है जनता के बीच में किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से आप उनकी मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मंत्रियों की फोटोएं आपने देखा होगा कि आप बाहर न निकलो, बाहर मत जाओ, तो अपने घर में जो है कोई पकौड़ा मंत्री छानते हुए नजर आ रहा था, कोई पूरी छानते हुए नजर आ रहा था। यह कह रहे थे हम यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेकार में आप बाहर न जाइए। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज सेवी हैं, आपके लिए नहीं मना था, आपको तो निकल करके लोगों की मदद करनी थी। लेकिन सबके लिए मना था विनय जी, अब आप यहाँ पर एक ऐसी बात बोल रहे हैं, सबके लिए मना था। पुलिस और डॉक्टर और पत्रकारों के लिए सब छूट थी। अगर डॉक्टर नहीं जाएंगे, अगर डॉक्टर निकल करके मदद न किए होते, मैंने यही तो बोला, आप पूरी बात सुनते नहीं है ना। मैंने यही कहा पत्रकारों के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए छूट थी, बाकी सबको यही कहा गया था कि आप घर में रहिए। अरे क्या बात आलोक जी, ये बताइए हमारे क्षेत्र में अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो मेरा कर्तव्य नहीं होता है कि हम उस कोरोना के सारे नियमों को पालन करते हुए जाकर के उसकी मदद करें किसी तरीके से? बिल्कुल करना चाहिए। मैं निकल करके मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कोरोना काल में किसको कहाँ जीतना है। सुचि विश्वास है, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हमारे साथ विनय सिंह है, प्रवक्ता सपा है, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो राघवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है, आपसे चूक तो बहुत सारी हुई है कोरोना काल में, इनका ये मानना है कि जो अन्य पार्टी के प्रतिनिधि थे, जो इनकी पार्टी के प्रतिनिधि थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही जाकर फील्ड में काम किया है, आपके नेता तो घर में बैठे हुए थे, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे थे। तो जनता इस बार आपको जवाब देने वाली है, आप टिकट चाहे किसी को भी दे दें। ठीक कह रहे हैं। अगर ईमानदारी से टिकट वितरण हो जाता है तो इनके जो अखिलेश यादव को भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए, कांग्रेस के जो आपके लल्लू है उनको भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जब हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में कोरोना से संघर्ष कर रहे थे तब अखिलेश यादव कह रहे थे मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इटावा दौरे पर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगा जल से हेलीपैड छिड़कने का काम करते हैं। जब पूरा विश्व जो है हमारे देश की मदद करने को तैयार है तो कांग्रेस के नेता टूल किट बना रहे होते हैं। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम बयान देते हैं इस कोरोना काल में देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। जब पूरे देश में वैक्सीन का अभाव किल्लत चल रही थी तब 400 रुपए की वैक्सीन 1400 रुपए में पंजाब सरकार बेच रही थी। ये कह रहे हैं कोरोना से संघर्ष कर रहे थे। अरे इससे ज्यादा नाकारा विपक्ष आज तक नहीं मिला है। इनके जो कार्यकर्ता नहीं, इनके नेता तक नदारत थे। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से सड़कों पर थी कोरोना काल में। हमारे 3 मंत्री चले गए, 4 विधायक चले गए इसी में, हमारे जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष लगातार सड़कों पे थे। ऐसा नहीं आलोक जी, हमारे जो कार्यकर्ता जो है निरंतर संघर्ष में रहे, लेकिन इनकी मैंने थोड़ी झलकियां दिखाई। ये लोग कोरोना काल में क्या कर रहे थे वो मैंने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में खाली उत्तर प्रदेश में संघर्ष नहीं किया। हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार के WHO ने 2 महीने के अंदर
दो बार तारीफ की, तो मुझे इनकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देखिए आलोक जी, विषय क्या था आज का विषय था संगठन में टिकट वितरण कैसे होना है। इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से उसको डाइवर्ट कर दिया। वास्तविकता ये इनके संगठन नाम की चीज नहीं है, संगठन टिकट वितरण ही नहीं करता है। दोनों राजनीतिक दलों में कैसे टिकट वितरण होता है वो पूरा देश और प्रदेश जानता है। बेचारे लोग, ये जो प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, उनकी जो मेरी जो है संवेदनाएं इनके साथ है। ये लोग बेचारे क्या कहें, इनका टिकट वितरण कैसे होता है, इनका नीचे से विनय जी कुछ आपसे कहना चाहते हैं? आदमी जाता है अपना किस तरीके से। विनय जी आपको यहाँ पर कुछ उत्तर देना चाहते हैं? विनय जी, अभी राघवेंद्र भाई बता रहे थे, भी उन्होंने कहा ना कि अगर ईमानदारी से टिकट वितरण हो जाए, तो वही तो मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से टिकट का वितरण नहीं। अभी आपने ये बात तो सुन लीजिए, आपका लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं कोई, बात तो सुन लीजिए, सरकार तो ऐसी है नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं। एक सेकंड राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी बात तो आने दीजिए, राघवेंद्र जी बात तो आने दीजिए, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी उनकी बात को जाने दीजिए, बिना उत्तर देंगे ना। आपने WHO के तारीफ की तो बात करी है। राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड, इतना दर्द बहुत जल्दी ना, आपने WHO के तारीफ की तो बात आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा राघवेंद्र जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, पार्टी की बहुत चिंता कर ली इन लोगों ने। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राघवेंद्र जी, बोलिए। WHO के तारीफ की तो बात की है, लेकिन हाईकोर्ट की जो तारीफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की थी, जिस तरह से जलील किया, विनय जी, विनय जी, विनय जी एक सेकंड राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड ना। विनय जी आज चर्चा इस चीज पर है, कि तमाम पार्टियों से जब उम्मीदवार उम्मीद लगाकर टिकट लेने के लिए आएंगे, सुनिए विनय जी, सुनिए तो, विनय जी सुनिए तो, राघवेंद्र जी एक सेकंड ना, राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड, विनय जी चर्चा आज, विनय जी सुनिए तो, सुनिए विनय जी, अरे राघवेंद्र जी मुझको भी तो प्रश्न आप पूछने दीजिए। राघवेंद्र जी एक सेकंड, विनय जी आज की चर्चा इस बात पर है विनय जी, कि अगर उम्मीदवार आपके पास उम्मीद लगा कर आते हैं, अगर उन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो आखिर टिकट पाने की कसौटी क्या होने वाली है? पूरा देश आपको दे रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है इस वक्त। देखिए, अगर आपने काम किया है, ठीक है, राघवेंद्र जी उत्तर तो होने दीजिए उनका, एक सेकंड ना। इससे पिछला चुनाव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे तो लड़ा नहीं गया था, पहला चुनाव लड़ा गया पंचायत का। अरे उनकी बात तो आने दीजिए महाराज पूरी, राघवेंद्र जी उनकी बात तो आने दीजिए पूरी। किस तरीके की बुरी हार पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुई है, ये भी तो देखने वाली बात होगी कि आगे आप चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। आपके क्रियाकलापों पर तो जनता ने मुहर लगाई दिया है पंचायत चुनाव में, कि आपने किस तरीके से प्रदेश का दिल दुखाया है, आपने प्रदेश में किस तरीके का नहीं। तो विनय जी प्रश्न तो यही हुआ ना, यहाँ पर एक खड़ा प्रश्न, यहाँ पर यही तो एक फिर यहाँ पर खड़ा होता है विनय जी, करोड़ों रुपए राम के नाम पर डकार गए। विनय जी सुनिए तो, चीजों को लेकर के ही तो सुनिए तो फिर विनय जी जाएगा वोट देगा। विनय जी तो इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी का इंटरव्यू लेंगे और आप ये पूछेंगे कि आप बीजेपी की कितनी बुराई कर सकते हैं। जो ज्यादा अच्छे से बुराई कर पाएगा आप बोलेंगे कि ये लो भैया टिकट तुम ही लो और तुम ही जाके चुनाव लड़ो। बीजेपी की कौन सी बुराई, बीजेपी ने काम ही क्या किया? अरे तो आप अपनी कसौटी बताइए ना, पहले कसौटी क्या रखने वाले हैं आप, कि अगर समाजवादी पार्टी के पास अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी उम्मीदवार आता है उम्मीद लगाकर कि मैं टिकट पा सकता हूं, आप उससे क्या पूछने वाले हैं? आप उसको किस पैमाने पर आप कसने वाले हैं? सीधी सी बात है, या अगर हम जनता के सेवक बन करके जाना चाहते हैं तो जनता के बीच में हमारी कितनी भागीदारी रही है, जनता के साथ हम कितना जुड़े रहे हैं, किस तरीके से हमने समय समय पर जनता के बीच में जाकर के पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए और माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों को किस तरीके उनके किए गए कार्यों को, जो जनसेवा भाव से किए गए कार्य थे, उसको आप किस तरीके से लोगों को बता पाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों के बीच में खाई पैदा करके लोगों में और जिस तरीके से
धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास करी। हम विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। हम उसको हाईवे जैसी चीजें जो आगरा एक्सप्रेस वे दिया गया, हमने कैंसर दिया, हमने कोरोना, हमने यहाँ पर स्टेडियम दिया, हमने बहुत से ऐसे कार्य हैं जो दिया। मथुरा में जाकर के आप देखिए किस तरीके से मथुरा का सौंदर्यीकरण कराया गया। हमने बनारस के घाटों को कितना सुंदर तरीके से सुसज्जित किया। हमने गोरखपुर में किस तरीके से कार्य विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमने किस गांव से और इन्होंने जोड़ने का कार्य किया। हमारे पास गिराने के लिए बहुत से कार्य है, इनके पास कटुता के सिवा विपिन जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है विनय जी, किस तरह बर्बाद किया जाए। विपिन जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, तो हम लोग तो आईना दिखाने का काम करेंगे। जनता तो आईना बाद में दिखाएगी जब चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे और जब नतीजे आएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा दोनों के लिए, मैं दोनों पहलुओं को लेके आगे आना चाहता हूँ कि देखिए पहले भी नारा था यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। उसी तरह से अगर आप भाजपा की सरकार की बात करें, 4 साल दमदार योगी सरकार, वो देखिए नारों में नारे देना सबको हक है, अपने नारे आप दीजिए, अपने आप जब संकल्प पत्र लेके आते हैं, बड़े बड़े वायदे होते हैं, वहां पर वो हर एक को हक है। देखिए कांग्रेस को अपना हक है कि अपने वोट रखें, भाजपा को अपना हक है, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जनता की अपेक्षा क्या है, जनता क्या चाहता है, क्या चाहती है इस समय जनता। आप जो बड़े बड़े नेता हैं वो रोल मॉडल है। जैसे अभी बात चली कि यहाँ पर अखिलेश यादव, तो क्या संदेश, क्या अब उन्हीं को यू टर्न लेना पड़ा। पहले वही टीके की बात करी, अरे भाई किसी ने ये नहीं बोलने की जताने की कोशिश करी कि भाजपा के दफ्तर में टीका बना। ये तो उन महान वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए कि ये हम इतनी देर से जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो चीज इंतजार खत्म हुआ, उसके बाद अलग बात है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों को विकास की अपेक्षा है जो, और देखिए लोगों को हम बरगला नहीं सकते। एक आम आदमी को, वो आज 21वीं सदी की जनता है, वो भली भांति समझते हैं कि कौन हमारे लिए विकास के लिए खड़ा है, कौन उन सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करेगा। और यही एक दायित्व होना, यही एक तवज्जो मिलनी चाहिए विकास को आज। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि निश्चित बात है भाजपा के सामने चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर, कि किसान आंदोलन एक तरफ जो और उग्र हो जा रहा है, खत्म होने का नाम तो दूर की बात, और यहाँ और उग्र हो रहा है। कोई ना कोई तो वजह होगी, देश का अंदाता है। और यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है इस समय की, जो बिल्कुल पटरी से बिखरी हुई है, और जीडीपी आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, तो और रोजगार देने की बात थी, तो यहाँ पर भरमार है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कोरोना किसी की देन नहीं है, और अपने हमारी आबादी को भी आप मद्देनजर रखें। हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, तो यहाँ पर, और अगर आप दूसरे देशों के साथ तुलना करें, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, बाकी देशों के साथ, जर्मनी के, तो हमें यहाँ पर टीकाकरण जो है उसमें निश्चित बात है कि अभी कुछ खामियां रही हैं, जिसको उसमें और उसको आपने बढ़िया तरीके से उसमें सुधार लाना है। लेकिन यहाँ पर आबादी भी आपकी एक ऐसा जो पहलू है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके साथ तो पिछले साल, अब यहाँ पर दोनों पहलुओं को मैं लेके आना चाहता हूँ। प्रवासी मजदूरों की बात जरूर करना चाहिए, हम लोगों को करनी चाहिए चर्चा में, नहीं तो चर्चा अधूरी है। और मैं तो देखिए प्राइम न्यूज को मैं आपका आभार भी प्रकट करूंगा, और मैं आपको निश्चित बात है साधुवाद दूंगा कि आप लोग इतना आज जो आपने जो चर्चा रखी है उसकी बहुत अहमियत है, कि ये आप जो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि क्या क्या आधार रहेंगे, कि क्या क्या आधार रहेंगे, कि कैसे चयन करा जाएगा उम्मीदवारों का, ये बहुत बड़ी बात है। कि आप ये बोले हम घोषणाओं की बात करें, वो तो बात की बात है, कि वो आधार क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोगों ने पहल करी। मैं बिल्कुल इसमें नमन करूंगा कि आप लोगों ने ऐसी करी क्योंकि आपने जनता की आवाज उठाई, और हमेशा प्राइम न्यूज उठाता है। लेकिन यहाँ पर अभी इस समय समझना पड़ेगा, समय की पुकार ये है कि यहाँ पर एक तरफ हम बात करते हैं कि विपक्ष हमला करेगा कि देखिए यहाँ पर आपदा में भी आप अवसर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि अभिशाप में वरदान होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना अगर हमारे सर पे आया है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है अपने अपने तरीके से योगदान दे। प्रवासी मजदूर पिछले साल जब मजबूर होकर पलायन करने के लिए, वो क्या कारण था, आपस में तालमेल का अभाव था केंद्र सरकार राज्य सरकारों में। पर यहाँ पर सुनिश्चित क्या होना चाहिए था, प्रथम स्थिति कि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर जहां पर काम करते हैं, जिस राज्य में काम करते हैं, वहीं पर उनके लिए आपको सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो मजबूर। तो यहाँ पर अब कम से कम उसके बाद हमने संकल्प किया कि हम सुधार लाएंगे, हम लोग कुछ व्यवस्था को बढ़िया करेंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा गलतियां वही हुई, वो बेचारा एक मजदूर फिर पलायन करा उसने। यहाँ पर कम से कम अब ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर इसका, और जनता के पास ये अच्छा संदेश आता है जब जनता ये देखती है कि हमारे नेताओं ने किसी पक्ष से हो विपक्ष से हो, कुछ मामले जो जनहित के होते हैं वहां पर उन्होंने एक अच्छी बात करी, सकारात्मक सोच लेके आए, जनता उनको सर माथे लेती है। ये राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही एक
कड़वा सच भी है और यही अंत में जो निर्णायक साबित होता है जब जनता अपना, एक आम आदमी अपना बेशकीमती वोट डालने जाता है। बिल्कुल। विनय जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिए। नहीं, हमारे भाई साहब जो कह रहे थे बात सही कह रहे, प्रवासी मजदूरों की बात होनी चाहिए और प्रवासी मजदूरों के लिए समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से कार्य किया था। तो प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे थे, रास्ते में जिनकी डेथ हो गई थी, सबको हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया त्वरित जो है अनुदान देकर के फिलहाल उनकी रोजी रोटी, उनका घर चल जाए, हम लोगों ने पूरी मदद की थी। आपने देखा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे परिवार के साथ जब ये लोग जा रहे थे तो खाद्य पदार्थ लेकर के यही लखनऊ में प्रवासी मजदूरों को जो है वितरण किया जा रहा था। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी, हम लोग गोरखपुर में पूरी तरह से लगे हुए थे। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी थे, वह जो है सारे कोरोना काल में जो भी संकट में था उसको, चाहे दवा से, चाहे चाहिए हो, चाहे जैसे भी हो, पूरी तरह से। और एक बात और आपने कहा है कि जो वैक्सीन पे का विरोध नहीं था, यह वैक्सीन तो हमारे भारत के गौरवमयी, जिनको हमें गर्व है, उन वैज्ञानिकों ने बनाया था। विरोध इस बात का है कि इस वैक्सीन को बनाने के बाद उस तरीके से व्यक्तिगत रूप के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मार्केटिंग शुरू की थी, यह जनहित की चीजें हैं, यह जनहित की चीजें हैं। इन सब चीजों की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पुलवामा के शहीदों के नाम पर विपिन जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, विपिन जी कुछ कहना चाहते हैं, विनय जी एक सेकंड। नहीं रहा है। जैसे हमने कोरोना काल की बात करी कि कोरोना काल में कौन जनता के बीच था, देखिए कोटा से जो उत्तर प्रदेश ने पहल करी, पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश था जिसने पूरा राज्य था जिसने पहल करी कि कोटा से बच्चों को बुलाने की। तो ये संदेश अच्छा जाता है, बच्चे आंखों के तारे हैं अपने माँ बाप के, अपने प्रियजनों के, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ऐसी बातें जब नेता करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं तो वो अच्छा संदेश जाता है और यही अपेक्षा करी जाती है इनसे। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने ये भी इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये दौर, क्योंकि देखिए देश हम सबका है, किसी ने किसी से पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं। ये समय सबसे पहले प्रयास ये होने चाहिए कि हम देश को कैसे उभार पाए कोरोना काल से और स्वास्थ्य व्यवस्था में और इजाफे हों और बढ़िया तरीके से बजट इसके लिए मिले इसको, ताकि इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए स्वास्थ्य को, फिर उसके बाद शिक्षा को। लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा ये दौर इस समय अगर हम लोग एक नहीं होते, हम लोगों को चीन को घेरना चाहिए, क्योंकि WHO तो उसके अधिकारी अपने कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पिछले साल भी आवाज उठी थी कि प्रतिबंध लगने चाहिए चीन पे, चीन का बहिष्कार होना चाहिए वैश्विक पटल पर। लेकिन अभी अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक स्वर में स्वर नहीं मिलाएंगे, तो उसका फायदा चीन को मिलेगा। चीन वहां एक तरफ संक्रमण, कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है, अभी भी बाज नहीं आया ये दुश्मन मुल्क हमारा। वो अलग बात है कि हमारी सेना इतनी सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, इन चीनियों को पीछे खदेड़ दिया है। लेकिन कम से कम अब समझना चाहिए कि ये अगर हम चीनियों को अच्छे तरीके से घेर सकेंगे तो ये दौर, बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं आलोक जी मैं इस चर्चा में, मैं चाहता हूं आपके दर्शक सुने, अगर हम लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, आशावादी होंगे, आशावादी होना पड़ेगा। हम ये दौर है चेक्सिट का, चेक्सिट के मायने कि जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे, व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, हमारे इस महादेश को मिलेगा। और दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका की बात करें, इन्होंने मन बनाया है कि हिंदुस्तान में अपने प्लांट्स लगाएं। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, आप कहते हैं चीन से दूरी बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी चीन की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, उस पर नहीं जाते ना। ठीक है विनय जी, टॉपिक फिर हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। विनय जी, सुचि विश्वास जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुचि जी, जिस तरह से आपने 15 जिलाध्यक्षों से आपने लगातार ये लिस्ट मांगी है कि कम से कम 4 जिताऊ उम्मीदवारों का हमको नाम दे दिया जाए। अब एक सवाल ये है कि मान लीजिए 4 उम्मीदवारों के नाम आपके पास आ गए, उनके बीच में फिर आप ये कैसे चयन करेंगे? क्योंकि वो तो 4 जिताऊ उम्मीदवार हैं, फिर आप वहां पर क्या देखने वाले हैं कि इनमें से कौन ज्यादा धनबली है, बाहुबली है, या आप ये देखेंगे कि उसकी लोकप्रियता ज्यादा है? देखिए, इलेक्शन और सिलेक्शन दो अलग चीजें होती हैं, और सिलेक्शन का प्रोसीजर हमेशा एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नेचुरल सी बात है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग जनता के बीच हैं, जनता को सहयोग कर सकते हैं, पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और जैसा कि इस पूरे पैंडेमिक के दौरान उनकी परफॉर्मेंस रही, तो नो डाउट कि ये सब चीजें तो बेसिक एसेंशियल्स होती हैं। उसके बाद ये निर्भर करता है कि उनमें अन्यत्र क्या गुण है और बहुत सारी तमाम चीजें, और इसका चयन तो फिर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। लेकिन मूल रूप से इलेक्शन लड़ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक डिफिकल्ट टास्क है। ये कोई इजी और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ निर्धारित हुआ और लिस्ट निकली और ये जिताऊ है और ये बिकाऊ है और ये टिकाऊ है, ऐसा नहीं होता है। ये
एक मुझे लगता है कि काफी मनी, माइंड, मसल, पावर, टसल, मतलब वेरियस फैक्टर्स आर देयर, लेकिन मूल भावना यही होती है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग ज्यादा से ज्यादा आम जनता का ही सहयोग कर सके और उनका प्रोफाइल और उनका प्रोफार्मा इस बात की तस्दीक करे कि वो इस विचार के साथ एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो निश्चय ही उनको प्राथमिकता प्राप्त होगी। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशियों की भी आप लिस्ट को धीरे धीरे बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और अच्छा उनका रसूख है। अब क्या आप उनको भी कांग्रेस से बाद में फिर टिकट दे सकते हैं क्या? देखिए, ये कुछ इस पे स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हर दल में, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे अगर किसी में पोटेंशियल है, अगर किसी का इंटेंशन समाज के लिए कुछ बेहतर करने का है, तो राजनीति से श्रेष्ठ और माध्यम क्या है, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए, सभी दलों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप अपने एक सिग्नेचर या एक फाउंडेशन या कुछ धन बल से कितने लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आप मास को हेल्प करें, इसके लिए तो आपका सिग्नेचर जब कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो प्राथमिकता तो बिल्कुल ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो समाज में पकड़ रखते हैं, समाज में काम करते हैं, और शायद इसीलिए तो ये इलेक्शन की प्रक्रिया थी ना, सिलेक्शन की प्रक्रिया, जो मनोनीत करने का विधान था, उसका आधार। विपिन जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? छोटा सा उत्तर। मैं श्रुति जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जितिन प्रसादा फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे, पहली बात, और उसकी के साथ में मिलता जुलता सवाल, क्योंकि हमने टीएमसी में देखा कैसे घर वापसी हो रही है, वहां पर टीएमसी की तरफ पहले टीएमसी से हताश होकर नेता जाते हैं और फिर क्या उसके बाद अगर वो घर वापस आना चाहें। देखिए, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो ये देखना है कि जितिन प्रसाद का जादू कितना चलेगा या वो कितना वो दम वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक जितिन प्रसाद का फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। और दूसरी बात, क्या जितिन प्रसाद अगर दोबारा घर की तरफ रुख करें, घर वापसी करें कांग्रेस की तरफ, तो क्या स्वीकार करा जाएगा? देखिए, जितिन प्रसाद का जहां तक रोल है ना, इट्स ऑल अबाउट एस्पायरेशंस, इट्स ऑल अबाउट एम्बिशन। वो व्यक्ति जो पिछले 3 चुनावों में लगातार हार को स्वीकार कर रहा है और जो 2019 में उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो गई, तो कितना बड़ा उनका जनाधार है और कितना बड़ा उनका क्षेत्रीय बाहुबल है। और सबसे ज्यादा जो दुखद है, उन्होंने उदाहरण दिया कि पार्टी में उन्हें कोविड में लोगों की हेल्प करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो देखिए, आप संपादक हैं, मैं भी राजनीति से जुड़ी हूँ, हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितने गट्स की बेसिस पर आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अपने बिजनेस और अपनी चीजों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, वो बुक्कल नवाब हो या कोई और हो, कौन कहाँ घर वापसी कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं पुनः कहूंगी कि अगर इंटेंशन प्योर है तो तमाम जतिन प्रसाद या मुकुल राय आते और जाते रहते हैं। राष्ट्र निर्माण और पार्टी ये एक अनवरत प्रक्रिया है, और जिस प्रकार नदियां अपने शोधन की प्रक्रिया जानती हैं, उसी प्रकार पार्टी सदा रहती है। अंग्रेजों से भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। ठीक है। किसी के आने या जाने से, और ये बल्कि मैं तो बेहतर समझती हूँ, कम से कम नए लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि जब संगठन में इस प्रकार की मनोभावना के लोग होते हैं तो हर जगह वो अपने लोगों को प्लेस करते हैं। तो वो जितने अनुसांगिक संगठन है उनको प्रभावित करते हैं, जो मूल कार्यकर्ता है उनको हतोत्साहित करते हैं। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि इट्स अ प्रोसेस, इट शुड हैपन, इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। नए लोग आएंगे, उनकी जगह ले लेंगे, ये एक अनवरत प्रक्रिया है, ये बहुत ज्यादा। चलिए, ठीक है। आप मतलब जितिन प्रसाद के जाने को आप नुकसान के तौर पर नहीं देखती हैं, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना पक्ष रखा, बहुत ही तार्किक आज यहाँ पर विश्लेषण हुआ। जनता भी जान पाई कि आखिर किस पार्टी की कौन सी कसौटी होने वाली है, जिसके आधार पर टिकट मिलने वाला है। पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने आप सभी को देखा, और तमाम जनप्रतिनिधियों को भी ये समझने में आसानी हो जाएगी इसके बाद से कि अगर बीजेपी से टिकट चाहिए, सपा से चाहिए, कांग्रेस से चाहिए या बसपा से टिकट चाहिए, तो किन मानदंडों पर उनको खरा उतरना है। साथ ही जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि अब तमाम पार्टियों को यह जरूर ध्यान देना है कि पैंडेमिक के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में किस जनप्रतिनिधि ने कितनी सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि जनता उसको अपनी सिर आंखों पर जरूर बिठाने वाली है, उस पर जरूर भरोसा करेगी। आप सभी लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ, और लगातार इसी तरह से प्राइम न्यूज परिवार को अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।